हेलो स्टूडेंट, आई एम एस कलाल, केमिस्ट्री लेक्चरर, अष्ट शहीद इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद गाजीपुर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान अध्याय 8 रेडॉक्स अभिक्रियाएं का कंप्लीट न्यू कोर्स। अब पढ़ें अध्याय 8 रेडॉक्स अभिक्रिया। इनमें पहले कोर्स जानें। ऑक्सीकरण और अपचयन की अवधारणा, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इनमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन संख्या अर्थात आयन इलेक्ट्रॉन विधि एवं ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। अब पढ़ें ऑक्सीकरण और अपचयन की अवधारणा। इसमें पहला देखिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पृथक होते हों, ऑक्सीजन से संयोग होता हो, हाइड्रोजन पृथक होती हो, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती हो, धनात्मक अवयव की संयोजकता में वृद्धि होती हो तथा ऋणात्मक अवयव के अनुपात में कमी होती हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखें। पहला, Na एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम आयन में बदल रहा है, इसलिए Na का सोडियम आयन में ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा देखें, इसमें ऑक्सीजन का संयोग है, CO कार्बन O2 से संयोग करके CO2 बनाता है, इसलिए C का CO2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। तीसरा देखें, मेथिन गैस क्लोरीन से क्रिया करके मेथिन क्लोराइड और HCl बनता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसमें हाइड्रोजन पृथक हो रहे हैं, इसलिए CH4 का CH3Cl अर्थात मेथिल क्लोराइड में ऑक्सीकरण है। चौथा देखें, स्टाइनस आयन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके स्टैनिक आयन में परिवर्तित हो जा रहा है, यानी धन संयुक्ता में वृद्धि है, अतः स्टैनस आयन का स्टैनिक आयन में ऑक्सीकरण हो रहा है। पांचवा देखिए क्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्लोरीन गैस बनाता है, या ऋणात्मक अवयव में कमी हो रही है। यहाँ पर Cl की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, अतः Cl माइनस का Cl2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। अब दूसरा पढ़ें अपचयन, रिडक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें अब दूसरा पढ़ें अपचयन, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, हाइड्रोजन से संयोग होता हो, ऑक्सीजन पृथक होती हो, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती हो, धनात्मक अवयव की संयोजकता में कमी होती हो तथा ऋणात्मक अवयव के अनुपात में कमी होती हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखें। फेरिक आयन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फेरस आयन में बदल रहा है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया है, धन संयुक्ता में कमी हो रही है। सेकेंड देखें, हाइड्रोजन सल्फर से संयोग करके H2S, हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करके HCl और नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करता है, अतः इन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। उपयुक्त अभिक्रिया में सल्फर Cl2 व N2 से हाइड्रोजन का संयोग होता है, जिसके कारण इनमें क्रमशः यह Cl2 व N2 का अपचयन होता है, यह Cl2 और N2 नाइट्रोजन गैस। अब तीसरा देखें, जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करके जिंक और CO में बदल जाते हैं। एथिल अल्कोहल जिंक से क्रिया करके एथेन और ZnO में। क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करके कॉपर में अपघटित हो जाता है जल में। यहाँ पर ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, अर्थात ऑक्सीजन पृथक हो रहा है,
जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का, एथिल अल्कोहल से ऑक्सीजन का और कॉपर ऑक्साइड का। अतः इन तीनों का अपचयन हो रहा है। उपयुक्त अभिक्रियाओं में जिंक ऑक्साइड, एथिल अल्कोहल तथा क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन अर्थात पृथक हो रहा है। अतः इन सभी पदार्थों का अपचयन हो रहा है। चौथा देखें, फेरिक आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फिर रसायन में बदल रहा है। इसमें धन संयुक्तता में कमी हो रही है, यानी ऑक्सीकरण संख्या इसमें 3 है +3, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 है, यानी आयरन की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। अतः यह भी क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। पांचवा देखें, फेरिक क्लोराइड SnCl2 से क्रिया करके फेरस क्लोराइड और SnCl4 में बदलता है। तो इसमें फेरिक क्लोराइड का फेरस क्लोराइड में अपचयन हो रहा है। यहाँ फेरिक क्लोराइड का FeCl2 में अपचयन हो रहा है, क्योंकि FeCl3 में Fe की 3 Cl परमाणु अर्थात ऋणात्मक अवयव 3, जबकि फेरस क्लोराइड FeCl2 में Fe से 2 Cl परमाणु अर्थात ऋणात्मक अवयव 2 है। अतः ऋणात्मक अवयव में कमी हो रही है। इस कारण FeCl3 का फेरस क्लोराइड में अपचयन होता है। FeCl3 फेरिक क्लोराइड है, FeCl2 फेरस क्लोराइड है। अब पढ़े ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं या रेडॉक्स अभिक्रिया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ देखें, सोडियम क्लोरीन से क्रिया करता है तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में ये परिवर्तित होते हैं। यहाँ सोडियम का सोडियम आयन में ऑक्सीकरण हो रहा है तथा क्लोरीन का क्लोराइड आयन में अपचयन हो रहा है। यहाँ यह इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो ऑक्सीकरण क्रिया करने वाला पदार्थ अपचायक तथा अपचयन क्रिया करने वाला पदार्थ ऑक्सीकारक। अपचायक एवं ऑक्सीकारक की परिभाषा थोड़े ही देरों में आपको मिल जाएगी। अब पढ़ें ऑक्सीकरण संख्या। किसी परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह पर उपस्थित आवेश को उस परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। उदाहरण देखें, सोडियम क्लोराइड में सोडियम पर +1 इकाई धनावेश तथा Cl पर -1 अर्थात इकाई ऋणावेश उपस्थित होता है। इन आवेशों के आधार पर सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 व क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0, धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकती है। P ब्लॉक के किसी तत्व की संभावित ऑक्सीकरण संख्याएं ऋणात्मक या 0 से वर्ग संख्या तक हो सकती है। उदाहरण देखें, नाइट्रोजन 5वें वर्ग का सदस्य है, अतः इसकी संभावित ऑक्सीकरण संख्याएं 5 - 8 = -3 से +5 तक हो सकती है। अब पढ़ें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। किसी यौगिक या आयन में किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को निम्न नियमों की सहायता से ज्ञात किया जाता है। पहला देखें, मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या सदैव 0 होती है। उदाहरण देखें, H2, N2, P4 आदि में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। दूसरा देखें, किसी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है। तीसरा देखें, किसी आयन में उपस्थित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग आयन पर उपस्थित कुल आवेश के बराबर होता है। चौथा देखें, यौगिकों में इसमें फर्स्ट देखें, फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम,
एवं फ्रांसियम की ऑक्सीकरण संख्या सदैव +1 होती है। ऐसा इसलिए होती है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने निकटतम अक्रिय गैस के समान अस्थायी संरचना प्राप्त करते हैं। दूसरा देखें, सेकेंड ए वर्ग के तत्वों की जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एवं रेडियम की ऑक्सीकरण संख्या सदैव +2 होती है। ऐसा इसलिए होती है क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में 2 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो अपने निकटतम अक्रिय गैस के समान यानी बाहरी कक्षा में 8 रख सकते हैं। बेरिलियम छोटा है तो यह 2 होने के लिए 2 त्यागता है। इसका 2 होता है इलेक्ट्रॉन, 2 त्याग देगा तो हीलियम के समान अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेता है। बाकी सब में 8 होने के लिए सब त्यागते हैं। थर्ड देखें, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, परंतु हाइड्राइडों जैसे सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड आदि में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। फोर्थ देखें, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतया -2 होती है, परंतु परऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है तथा OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। पांचवा देखें, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -1 होती है, परंतु फ्लूओरीन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होती है क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। पांचवा देखें, साइनाइड आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। छठवां देखें, सल्फेट आयन, इस पर -2 है। ऑक्सलेट आयन, कार्बोनेट आयन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, जो इस पर -2 आवेश है। सातवां देखें, फास्फेट आयन की ऑक्सीकरण संख्या -3 होती है, इस पर -3 होता है, -3 आवेश लिखा है, इसलिए ये P और 4 ऑक्सीजन पूरे समूह मिलकर फास्फेट आयन मूलक कहलाते हैं। आठवां देखें, अमोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, इस पर +1 लिखा है, इसलिए इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1। नवा देखें, नाइट्रोसिल और कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल अमोनिया H2O की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है क्योंकि ये उदासीन अणु होते हैं। 10वां देखें, किसी मूलक पर स्थित आवेशों की संख्या ही उस मूलक की ऑक्सीकरण संख्या होती है। अब कुछ प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 1, मेथेन, मेथिल क्लोराइड, CH2Cl2, क्लोरोफॉर्म एवं CCl4 अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड में प्रत्येक कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। हल देखें। फर्स्ट, माना CH4 यानी मीथेन गैस में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या x है, कार्बन की x मान लिए हैं। हाइड्रोजन का +1 होता है तो +1 × 4, CH4 अणु है इसलिए 0 लिखेंगे, तो x + 4 = 0, इसलिए x = -4। अतः मीथेन में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या -4 है। अब सेकंड देखें। माना CH3Cl में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या x है, कार्बन का x माने हैं, हाइड्रोजन का +1 × 3 और क्लोरीन का -1 होता है, तो x + 3 ये -1 = 0, प्लस में माइनस को गुणा होगा तो -1 आएगा। x + 2 = 0, इसलिए x = -2। अतः मेथिल क्लोराइड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है। अब थर्ड देखें। माना CH2Cl2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या x है, x + 1 × 2 और क्लोरीन का +-1 × 2 = 0, x + 2 -2 = 0, इसलिए x = 0। अतः डाइक्लोरोमेथेन में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। और फोर्थ देखें। माना क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमेथेन बोलेंगे
में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या x है। x हाइड्रोजन का +1 है, क्लोरीन का -1 है, तो -1 गुणे 3 बराबर 0। x +1 -3 बराबर 0। x -2 बराबर 0, इसलिए x बराबर +2। अतः क्लोरोफार्म में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। पाँचवा देखें, माना कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या x है। x ±1 गुणे 4 बराबर 0, x -4 बराबर 0, इसलिए x बराबर +4। अतः कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +4 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, पोटेशियम मैग्नेट, मैग्नेट आयन, पोटेशियम परमैंगनेट एवं परमैंगनेट आयन में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। हल देखें। फर्स्ट, माना मैग्नीज ऑक्साइड में Mn की ऑक्सीकरण संख्या x है। देखें, Mn के x माने हैं, O की -2 होती है, x -2 बराबर 0, इसलिए x बराबर +2 आएगा, उस पक्ष में जाएगा तो। अतः मैग्नीज ऑक्साइड में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। सेकेंड, माना मैग्नीज डाइऑक्साइड में Mn की ऑक्सीकरण संख्या x है। x -2 गुणे 2 बराबर 0, x -4 बराबर 0, x बराबर +4 होगा। अतः मैग्नीज डाइऑक्साइड में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +4 है। अब थर्ड देखें, माना पोटेशियम मैग्नेट में Mn की, मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या x है। पोटेशियम का +1 गुणे 2 प्लस Mn का x माने हैं, O का -2 गुणे 4 बराबर 0, +2 + x -8 बराबर 0, या x -6 बराबर 0, इसलिए x बराबर +6। अतः पोटेशियम मैग्नेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। फोर्थ देखें, माना परमैंगनेट आयन में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या x है। x -2 गुणे 4 बराबर -2, x -8 बराबर -2, x बराबर -2 + 8, इसलिए x बराबर +6। अतः मैग्नेट आयन में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। अब पांचवा देखें, माना पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या x है। इसका +1, Mn का x माने हैं, ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन है तो 4 का मल्टीप्लाई होगा बराबर 0, +1 + x -8 बराबर 0, माइनस में प्लस का गुणा होगा तो माइनस होगा, तो x इसको कैलकुलेट करेंगे तो -7 बराबर 0, इसलिए x बराबर +7। अतः पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। अब छठवां देखिए, माना परमैंगनेट आयन में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या x है। x ऑक्सीजन का -2 गुणे 4 बराबर -1, जो इस पर -1 है इसलिए -1 लिख देंगे। x -8 बराबर -1, x बराबर -1 उधर जाएगा तो +8, इसलिए x बराबर +7। अतः परमैंगनेट आयन में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, OF2 में ऑक्सीजन डाइफ्लूओराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। हल देखें, माना OF2 में O की ऑक्सीकरण संख्या x है। x F का -1 होता है तो -1 गुणे 2 बराबर 0, x -2 बराबर 0, इसलिए x बराबर +2। अतः ऑक्सीजन डाइफ्लूओराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, पोटेशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, सल्फेट आयन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड आयन, टेट्रामीन, कॉपर सल्फेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड में रेखांकित परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। अब हल इधर देखें,
फर्स्ट, माना पोटेशियम सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 100 है। देखिए पोटेशियम का +1 × 2 प्लस सल्फर का 100 है। ऑक्सीजन का -2 × 4 = 0, या +2 + 6 - 8 = 0, x - 6 = 0, इसलिए x बराबर +6। अतः पोटेशियम सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। सेकंड देखें, माना फेरस सल्फेट में Fe की ऑक्सीकरण संख्या 100 है। फेरस का x, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2 × 4 = 0, x +6 - 8 = 0, या x - 2 = 0, इसलिए x बराबर +2। अतः फेरस सल्फेट में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। थर्ड देखें, माना फेरिक सल्फेट में Fe की ऑक्सीकरण संख्या 100 है। 2x, इसका सल्फेट का -2 होता है, × 3 = 0, 2x - 6 = 0, 2x बराबर +6 हो जाएगा, इसलिए x बराबर +3। अतः फेरिक सल्फेट में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। माना फेरस क्लोराइड में Fe की ऑक्सीकरण संख्या x है। x, इसका -1 × 2 = 0, x - 2 = 0, इसलिए x बराबर +2। अतः फेरस क्लोराइड में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। अब पाँचवा देखिए, माना फेरिक क्लोराइड में Fe की ऑक्सीकरण संख्या 100 है। x, इसका -1 × 3 = 0, x - 3 = 0, इसलिए x बराबर +3। अतः फेरिक क्लोराइड में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। फोर्थ देखें, माना सल्फेट आयन में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 100 है। सल्फर का x माने ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 × 4 = -2, SO4 पर -2 होता है, इसलिए -2 रख दिए हैं। x - 8 = -2, x बराबर -2 उधर जाएगा तो +8, इसलिए x बराबर +6। अतः सल्फेट आयन में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। अब सातवां देखिए, माना SO2 में यस की ऑक्सीकरण संख्या यस है। x, सल्फर ऑक्सीजन का -2 × 2 = 0, सल्फर का x माने हैं, तो x - 4 = 0, इसलिए x बराबर +4। अतः सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +4 है। आठवां देखें, माना H2SO4 में यस की ऑक्सीकरण संख्या 100 है। हाइड्रोजन का +1 × 2, सल्फर का x, ऑक्सीजन का -2 × 4 = 0, +2 + x - 8 = 0, या x - 6 = 0, अतः इसलिए x बराबर +6। अतः सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। अब चौथा देखिए, माना पोटेशियम फेरोसाइनाइड में Fe की ऑक्सीकरण संख्या 100 है। पोटेशियम का +1 होता है, तो +1 × 4, ऑक्सीजन का x माने हैं, साइनाइड का -1 होता है, तो -1 × 6 = 0, +4 + x - 6 = 0, x - 2 = 0, इसलिए x बराबर +6। अतः पोटेशियम फेरोसाइनाइड में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। अब पाँचवा देखिए, माना पोटेशियम माना फेरोसाइनाइड आयन में Fe की ऑक्सीकरण संख्या 100 है। Fe का x, साइनाइड का -1 × 6 = -4, x - 6 = -4, x बराबर -4 + 6, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा +2। अतः फेरोसाइनाइड आयन में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। अब 11वां देखें, माना टेट्रामीन कॉपर सल्फेट, IUPAC नाम होता है टेट्रामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या 100 है। कॉपर का x माने हैं, अमोनिया उदासीन अणु है, इसलिए 0 × 4, सल्फेट का -2 होता है, बराबर 0, x + 0 - 2 = 0, इसलिए x बराबर +2। अतः टेट्रामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। अब 12वां देखें, माना हाइड्रोजन पेरोक्साइड में O की ऑक्सीकरण संख्या 100 है। H2O2 में देखें, हाइड्रोजन का +1 × 2, ऑक्सीजन का x × 2 है, तो 2x = 0, +2 - 2x = 0, 2x = -2, इसलिए x बराबर -1 होगा। अतः हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। और सभी पेरोक्साइडों में, अतः हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। सभी पेरोक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है।
चाहे सोडियम परऑक्साइड हो, बेरियम परऑक्साइड हो या हाइड्रोजन परऑक्साइड हो, कोई भी परऑक्साइड हो। अब 13वां देखिए, माना H2O में O की ऑक्सीकरण संख्या x है, तो हाइड्रोजन का +1 × 2 धन ऑक्सीजन का +x बराबर 0, +2 + x बराबर 0, इसलिए x बराबर -2, अतः H2O में O की ऑक्सीकरण संख्या -2 है। 14वां देखिए, माना सोडियम ऑक्साइड में O की ऑक्सीकरण संख्या x है, तो सोडियम का +1 होता है, तो +1 × 2 धन x बराबर 0, +2 धन x बराबर 0, इसलिए x बराबर -2, अतः सोडियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है। 15वां देखिए, माना सोडियम परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या x है, तो सोडियम का +1 × 2, ऑक्सीजन 2 है, तो 2x बराबर 0, +2 धन 2x बराबर 0, 2x बराबर -2, इसलिए x बराबर -1, अतः सोडियम परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। अब पढ़ें अपचायक। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली स्पीसीज आयन या पदार्थ अपचायक कहलाता है। अब पढ़ें ऑक्सीकारक। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली स्पीसीज आयन या पदार्थ या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में वह पदार्थ या आयन जिसका अपचयन होता हो तथा वह दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता हो, ऑक्सीकारक कहलाता है। अब इस पर आधारित प्रश्न देखें। SnCl2 + फेरिकोलाइड आयरो SnCl4 + फेरिकोलाइड में ऑक्सीकारक एवं अपचायक छांटिए। तो देखें, पहले सबकी ऑक्सीकरण संख्या लिख लेते हैं। क्लोरीन की -1 और टीन की यहाँ +2 होगा, और फेरिकोलाइड में -1 है, इसकी +3, इसकी +1 और इसका -1, और इसका +2 है, इसका -1। तो यहाँ पर देखें Sn की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, +2 से +4 हो रही है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि है। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि है तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण क्रिया करने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? अपचायक। अभी हाल में पढ़ें परिभाषा। अब यहाँ पर देखें Fe की ऑक्सीकरण संख्या में यहाँ पर कमी हो रही है, +3 से +2 हो रहा है, तो लिखेंगे Fe की ऑक्सीकरण संख्या में कमी कितने इलेक्ट्रॉन की? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, +3 से +2 हो रहा है। जब भी धन संयुक्ता में कमी होती है तो क्या कहलाता है? अपचयन। और अभी पढ़े हैं अपचयन क्रिया करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है? फेरिकोलाइड, यानी ये फेरिकोलाइड। एवं अपचायक कौन है? स्टाइनस कोलाइड SnCl2। ये अपचायक और ये ऑक्सीकारक है। अब पढ़ें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। पहला देखें इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा, इसे इलेक्ट्रॉन संख्या विधि भी कहते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन विधि के सामान्य नियम निम्न प्रकार है। पहला देखें प्रथम चरण, यदि दिया हुआ समीकरण आणविक समीकरण है तो उसे सर्वप्रथम आयनिक समीकरण में बदल देते हैं। दूसरा देखें द्वितीय चरण, आयनिक समीकरण को 2 अर्धअभिक्रियाओं में लिखते हैं। तीसरा देखें तृतीय चरण, समीकरण में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दोनों ओर समान करते हैं। चौथा देखें चतुर्थ चरण, ऑक्सीजन O परमाणु को संतुलित करने के लिए इसमें 2 नियम होते हैं। ये देखें, यदि समीकरण अम्लीय माध्यम में है तो H2O उस पक्ष में जोड़ते हैं जिधर ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है, तथा इसके विपक्ष में संतुलित हाइड्रोजन आयन जोड़ते हैं। बी देखें, यदि समीकरण क्षारीय माध्यम में है तो H2O उधर जोड़ते हैं जिधर ऑक्सीजन की अधिकता होती है, तथा इसके विपक्ष में संतुलित हाइड्रॉक्सिल आयन जोड़ते हैं। पांचवा देखिए पंचम चरण, आवेशों को संतुलित करने के लिए अर्धअभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। छठवां देखिए षष्ठम चरण, दोनों अर्धअभिक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनों को बराबर करने के लिए दोनों अर्धअभिक्रियाओं में किसी संख्या से गुणा करके जोड़ देते हैं।
और इस प्रकार प्राप्त समीकरण संतुलित आयनिक समीकरण होता है। सातवां देखें, सप्तम चरण में यदि दिया हुआ समीकरण आणविक समीकरण है तो ऋणायनों के सम्मुख आवश्यकता अनुसार संतुलित धनायन एवं धनायनों के सम्मुख आवश्यकता अनुसार संतुलित ऋणायन जोड़कर अणु के रूप में बदल देते हैं। इस प्रकार प्राप्त समीकरण संतुलित आणविक समीकरण होता है। अब इस पर आधारित प्रश्न देखें। निम्नलिखित समीकरणों को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। पहला देखें, मैग्नेट पर मैग्नेट आयन प्लस फेरस आयन प्लस हाइड्रोजन आयन आयरो मैग्नीज आयन प्लस फेरिक आयन प्लस H2O। दूसरा, डाइक्रोमेट आयन प्लस फेरस आयन प्लस हाइड्रोजन आयन आयरो क्रोमिक आयन प्लस फेरिक आयन प्लस H2O। थर्ड देखें, ब्रोमीन अणु प्लस हाइड्रॉक्सिल आयन आयरो ब्रोमीन ट्राईऑक्साइड आयन प्लस ब्रोमाइड आयन प्लस H2O। चौथा देखें, स्टेनस क्लोराइड प्लस फेरिक क्लोराइड आयरो स्टैनिक क्लोराइड प्लस फेरस क्लोराइड। इनको आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। पहले का हल देखें, पर मैग्नेट आयन प्लस फेरस आयन प्लस हाइड्रोजन आयन आयरो मैग्नीज आयन प्लस फेरिक आयन प्लस H2O। समीकरण नंबर 1। सर्वप्रथम समीकरण को दो अर्धअभिक्रियाओं में लिखने पर प्रथम अर्धअभिक्रिया देखें, पर मैग्नेट आयन से मैग्नीज आयन में परिवर्तन है। तो देखें, पहले मैग्नीज परमाणु को संतुलित करते हैं, 1 है। इधर ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए इधर 4 है तो इधर 4H2O लिखेंगे तथा विपक्ष में 8 हाइड्रोजन लिखेंगे। अब आवेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। इधर देखें, 8 और 1, 8 धन और 1 माइनस 7 धन हो गया। इस पक्ष में 2 धन है, इसलिए बाईं ओर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण हुआ क्योंकि यह अभिक्रिया अपचन हुआ क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। अब द्वितीय अर्धअभिक्रिया देखें, फेरस आयन से फेरिक आयन में चेंज हो रहा है और देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, इसलिए यह ऑक्सीकरण है। अब दोनों अर्धअभिक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनों को बराबर करने के लिए समीकरण 2 में 1 एवं समीकरण 3 में 5 से गुणा करके जोड़ देते हैं। देखिए, इसमें 5 से गुणा किए हैं तो जोड़ने पर मैग्नेट आयन प्लस इसमें 5 से गुणा करके तो 5 फेरस आयन प्लस 8 हाइड्रोजन आयन आयरो मैग्नीज आयन प्लस 5 फेरिक आयन, 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो 5 फेरिक आयन प्लस 4H2O। तो यह हो गया संतुलित आयनिक समीकरण। अब सेकेंड देखें, डाइक्रोमेट आयन प्लस फेरस आयन प्लस हाइड्रोजन आयन आयरो क्रोमिक आयन प्लस फेरिक आयन प्लस H2O। समीकरण नंबर 1 माने। इस समीकरण को दो अर्धअभिक्रियाओं में लिखने पर पहला देखिए, प्रथम अर्धअभिक्रिया डाइक्रोमेट आयन से क्रोमिक आयन में चेंज हो रहा है तो पहले क्रोमियम परमाणु को संतुलित करेंगे। यहाँ पर 1 क्रोमियम है, यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 क्रोमिक आयन हो गया। अब क्रोमियम परमाणु तो 2 इधर भी होगा इधर भी हो गया। अब ऑक्सीजन को संतुलित करना है। माध्यम देखते हैं, अम्लीय माध्यम है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन होने के कारण अम्लीय है तो अम्लीय माध्यम के लिए H2O उधर जोड़ेंगे जिधर ऑक्सीजन की कमी होती है। इधर 7 ऑक्सीजन की कमी है इसलिए 7H2O जोड़े हैं तो हाइड्रोजन बढ़ गया 14 तो इसके विपक्ष में 14 हाइड्रोजन आयन जोड़ेंगे। अब आवेश जोड़ते हैं तो इधर 14 धन और 2 ऋण 12 हो गया धन और इधर दाईं ओर 6 धन हुआ, तब इसीलिए बाईं ओर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं तो यह अपचयन अभिक्रिया हुआ। अब द्वितीय अर्धअभिक्रिया देखें, फेरस आयन से फेरिक आयन में तो देखें ये इस इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। 2 धन इधर 3 में से 1 जाए 2 बराबर हो गया। अब दोनों अर्धअभिक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनों को बराबर करने के लिए समीकरण 3 में 6 से गुणा करके दोनों अर्धअभिक्रियाओं को जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्राप्त समीकरण संतुलित आयनिक समीकरण होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे, ये डाइक्रोमेट आयन प्लस 6 फेरस आयन प्लस 14 हाइड्रोजन आयन
आयरो 2 क्रोमिक आयन प्लस 6 फेरिक आयन, 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 फेरिक आयन प्लस 7H2O। इस समीकरण में 7H2O है, 7H2O। तो यह हो गया संतुलित आयनिक समीकरण। अब इसे संतुलित करें। थर्ड, ब्रोमीन अणु प्लस हाइड्रॉक्सिल आयन आयरो ब्रोमीन ट्राईऑक्साइड आयन प्लस ब्रोमाइड आयन प्लस 7H2O। इसे समीकरण नंबर 1 मान लें। इस समीकरण को 2 अर्ध अभिक्रियाओं में लिखने पर, प्रथम अर्ध अभिक्रिया देखें, ब्रोमीन से ब्रोमीन ट्राईऑक्साइड, इसको भी स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। देखें, पहले ब्रोमीन संतुलित करेंगे, यहाँ पर 2 1 है इसलिए इसमें 2 से गुणा किए। अब यह ऑक्सीजन संतुलित करेंगे। पहले माध्यम देखते हैं, तो माध्यम में OH होने का कारण क्षारीय माध्यम में है, तो क्षारीय माध्यम में ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए चौथा का B नियम लिखवाए हैं। H2 उधर जोड़ते हैं जिधर ऑक्सीजन की अधिकता हो, तो इधर 6 ऑक्सीजन अधिक है इसलिए 6 H2O जोड़ दिए। हाइड्रोजन बढ़ गया 12, तो इसलिए 12 OH विपक्ष में लिखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को संतुलित करेंगे, तो इधर 12 ऋण है, इस पर ब्रोमीन पर 0 माना जाएगा, तो ये 0 और ये 2 ऋण हो गया, तो ये 0 और 12 माइनस ये OH है, तो 12 ऋण हो गया, तो इधर 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, तो इसलिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। क्योंकि ऑक्सीकरण की परिभाषा है, किसी अणु परमाणु या आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। तो ब्रोमीन अणु इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है 10, इसलिए ऑक्सीकरण है। द्वितीय अर्ध अभिक्रिया देखें, ब्रोमीन से ब्रोमाइड आयन हो रहा है, इसमें ब्रोमीन से ब्रोमाइड आयन है, तो द्वितीय अर्ध अभिक्रिया है। पहले ब्रोमीन को संतुलित करेंगे, 2 से गुणा कर दिए, तो अब इलेक्ट्रॉन को संतुलित करेंगे, इसमें 0 है माना जाएगा क्योंकि अणु है, इधर 2 ऋण है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन जुटेगा, तो यह अपचयन क्रिया हुआ। क्योंकि अपचयन की परिभाषा है, किसी अणु परमाणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनों को बराबर करने के लिए समीकरण 3 में 5 से गुणा करने पर, समीकरण 3 में 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5Br2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन आयरो 10 ब्रोमाइड आयन। इसमें 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर ऐसे पूरे अर्ध अभिक्रिया में गुणा करते हैं इस तरह से। तो यह हो गया 5Br2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन आयरो 10 ब्रोमाइड आयन। यह हुआ समीकरण नंबर 4। समीकरण 2 एवं समीकरण 4 को जोड़ने पर तो 6Br2 हो जाएगा। समीकरण 2 है, देखें ये समीकरण 2 Br2 1 Br2 और ये 5Br2 6Br2 हो गया। और OH आयन देखें, समीकरण 2 में 12 OH आयन है, तो ये 12 OH आयन आयरो 2 ब्रोमीन ट्राईऑक्साइड आयन, ये समीकरण 2 में था, तो ये ब्रोमीन ट्राईऑक्साइड प्लस 10 ब्रोमाइड आयन, ये समीकरण 4 में है, प्लस 6H2O समीकरण 2 में है। 6H2O, ये 10 इलेक्ट्रॉन कट गया। इस प्रकार समीकरण नंबर 5 प्राप्त हुआ। या इसे छोटे अणु में बदलने के लिए 2 से भाग देंगे पूरे समीकरण में, तो हो जाएगा 3Br2 प्लस 6OH आयन आयरो ब्रोमीन ट्राईऑक्साइड आयन प्लस 5 ब्रोमाइड आयन प्लस 3H2O। अब यह हो गया संतुलित आयनिक समीकरण। अब चौथा देखें, स्टाइनस क्लोराइड प्लस फेरिक क्लोराइड आयरो स्टाइनिक क्लोराइड प्लस फेरस क्लोराइड। यह असंतुलित समीकरण है, यह आणविक समीकरण है, असंतुलित आणविक समीकरण। इस समीकरणों को आयनिक समीकरण में बदलने पर ये 2 क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे, तो स्टाइनस आयन प्लस क्लोराइड आयन, इससे भी 3 क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे, तो फेरिक आयन प्लस क्लोराइड आयन प्लस आयरो स्टाइनिक आयन प्लस 4 क्लोराइड आयन प्लस फेरस आयन प्लस 2 क्लोराइड आयन, इसी प्रकार सब टूट करके अलग हो जाएंगे। जिस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ है उसे लिखने पर, अथवा यह भी लिख सकते हैं
जिस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ है उसे हटाने पर। अब देखें समीकरण 2, स्टाइनस आयन प्लस फेरिक आयन आयरोस्टाइनिक आयन प्लस फेरस आयन, यह असंतुलित आयनिक समीकरण हुआ। इस समीकरण को दो अर्धक्रियाओं में लिखने पर देखिए, प्रथम अर्धक्रिया स्टाइनस आयन आयरोस्टाइनिक आयन, परमाणु तो संतुलित है, टीन एक ही है, इधर भी टीन एक ही है। हाँ, आवेश संतुलित करना है, या 2 धन है और यहाँ 4 धन है। जैसा बताया गया है, आवेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, तो इधर 2 धन है इधर 4 धन है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होते हैं, तो यह कैलकुलेट हो गया, 2 धन इधर भी हो गया, तो यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण हुआ। अब देखें द्वितीय अर्धक्रिया, फेरिक आयन से फेरस आयन में ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए अपचयन हुआ है। चौथा, दोनों अर्धक्रियाओं की इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2 फेरिक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आयरो 2 फेरस आयन, समीकरण नंबर 5 हुआ। अब समीकरण 3 एवं समीकरण 5 को जोड़ने पर स्टाइनस आयन प्लस 2 फेरिक आयन आयरोस्टाइनिक आयन प्लस 2 फेरस आयन, यह हुआ संतुलित आयनिक समीकरण। इस समीकरण को आणविक समीकरण में बदलने के लिए धनायनों के सम्मुख संतुलित कोलाइड आयन लिखकर जोड़ने पर, यहाँ पर स्टाइनस पर 2 धन आवेश होता है, इसलिए 2 कोलाइड आयन जुटेंगे, क्योंकि कोलाइड पे 1 ऋण आवेश होता है। 2 फेरिक आयन है तो 2 3 6 धन है, तो 6 ऋण चाहिए, इसलिए 6 कोलाइड आयन जोड़ेंगे। स्टाइनिक पर 4 धन आवेश होता है, इसलिए 4 कोलाइड आयन जोड़ेंगे। इसी प्रकार फेरस पर 2 धन आवेश होता है, 2 फेरस आयन है तो 2 दूना 4 धन है, तो 4 कोलाइड आयन जोड़ेंगे। और इस प्रकार जोड़ने पर या एसेंशियल 2 होगा या 2 FeCl3 होगा, आयरो या एसेंशियल 4 या हो जाएगा प्लस 2 FeCl2 होगा। इस प्रकार समीकरण नंबर 7 संतुलित आणविक समीकरण हुआ। अब दूसरा नियम देखें, ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा समीकरणों को संतुलित करने का नियम। ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा समीकरणों को संतुलित करने के लिए क्रमशः निम्न पद प्रयुक्त होते हैं। फर्स्ट देखें, प्रथम पद में दी गई समीकरण में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या लिख लेते हैं। दूसरा देखें, द्वितीय पद में जिस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ है उसे इंगित करके ऑक्सीकरण संख्या में कमी एवं वृद्धि लिखकर ऑक्सीकारक एवं अपचायक छांटते हैं। थर्ड देखें, तृतीय पद ऑक्सीकरण संख्या में हुई कुल कमी और कुल वृद्धि बराबर करने के लिए किसी संख्या से ऑक्सीकारक एवं अपचायक में गुणा करके उत्पादों को संतुलित करते हुए लिखते हैं। चौथा देखें, चतुर्थ पद यदि समीकरण अभी भी संतुलित नहीं है तो अनुमान विधि द्वारा संतुलित करते हैं। अब प्रश्न देखें, निम्नलिखित समीकरणों को ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित कीजिए। पहला, स्टाइनस कोलाइड प्लस फेरिक कोलाइड आयरोस्टाइनिक कोलाइड प्लस फेरस कोलाइड। दूसरा, डाइक्रोमेट आयन प्लस फेरस आयन प्लस हाइड्रोजन आयन आयरोक्रोमिक आयन प्लस फेरिक आयन प्लस जल। तीसरा, ब्रोमीन अणु प्लस हाइड्रॉक्सिल आयन आयरोब्रोमीन ट्राइऑक्साइड आयन प्लस ब्रोमाइड आयन प्लस H2O। चौथा, पोटेशियम परमैंगनेट प्लस फेरस सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल आयरो पोटेशियम सल्फेट प्लस मैग्नीज सल्फेट प्लस फेरिक सल्फेट प्लस H2O। अब इसका हल देखें, स्टाइनस कोलाइड प्लस फेरिक कोलाइड आयरोस्टाइनिक कोलाइड प्लस फेरस कोलाइड, इसको समीकरण नंबर 1 माने, यह असंतुलित समीकरण है। इस समीकरण की प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या लिखने पर देखें, स्टाइनस कोलाइड में स्टाइनस पर +2 क्लोरीन पर -1, फेरिक कोलाइड में Fe पर +3 क्लोरीन पर -1, स्टाइनिक कोलाइड में Sn पर +4 क्लोरीन पर -1, फेरस कोलाइड में Fe पर +2 एवं क्लोरीन पर -1 है। तो देखें यहाँ पर लिखेंगे स्टाइनिक टीन की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, टीन की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि बराबर 2 इलेक्ट्रॉन
धन संयोजकता में वृद्धि है, इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और ऑक्सीकरण क्रिया करने वाला पदार्थ अपचायक अर्थात SnCl2 अपचायक है। और यहाँ पर देखें Fe की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, 3 से +2 हो रहा है, तो कमी है तो अपचयन क्रिया करने वाला पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाएगा। अब देखें ऑक्सीकरण संख्या में हुई कुल कमी और कुल वृद्धि को बराबर करने के लिए किसी संख्या से ऑक्सीकारक एवं अपचायक में गुणा करते हैं तथा उत्पादों को संतुलित करते हुए लिखते हैं। तो देखें इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऑक्सीकारक में 2 से गुणा करेंगे। अब लिखेंगे SnCl2 से SnCl4 में है, मुख्य परमाणु को संतुलित करते हैं, 3 1 है, इधर भी 1 है। अब इसके बाद 2FeCl3 है, ऐसे फेरस क्लोराइड बन रहा है तो इसमें 2 से गुणा करके लिखेंगे 2FeCl2 के 2 आयरन चाहिए। अब यह संतुलित समीकरण हो गया। अब मिलाएं, देखें लोहा 2, इधर भी 2, 3 1, इधर भी 1, क्लोरीन 2 3 6 और 2 8, इधर भी 2 दूना के 4 और 4 8 हो गया। अब अगला समीकरण देखें, डाइक्रोमेट आयन प्लस फेरस आयन प्लस हाइड्रोजन आयरो क्रोमिक आयन प्लस फेरिक आयन प्लस H2O समीकरण नंबर 1 मान लें। इस समीकरण की प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या लिखने पर डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम पर +6, ऑक्सीजन पर -2 है, Fe पर +2, H पर +1, क्रोमिक पर +3, फेरिक पर +3 और जल में हाइड्रोजन पर +1, ऑक्सीजन पर -2 है। यहाँ पर देखें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या में कमी कितनी हो रही है, 6 से 3 हो रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी गुणे यहाँ पर 2 क्रोमियम है, इसलिए 2 से गुणा करेंगे, यानी कुल 6 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। और अब जब कमी होती है इलेक्ट्रॉन की तो अपचयन क्रिया होती है, अपचयन क्रिया करने वाला पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाएगा, अर्थात क्रोमिक डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है। और यहाँ पर लिखेंगे आयरन की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि 1 इलेक्ट्रॉन की हो रही है, 2 से 3 हो रहा है, अतः 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। अब ऑक्सीकरण संख्या में हुई कुल कमी और कुल वृद्धि को बराबर करने के लिए ऑक्सीकारक को अपचायक में गुणा करते हैं। ऑक्सीकारक में 1 से और अपचायक में 6 से गुणा करेंगे। अब यह कैलकुलेट करके लिखेंगे, डाइक्रोमेट आयन से 2 क्रोमिक आयन है, क्रोमियम को संतुलित करेंगे और यहाँ पर 6 से गुणा किए तो 6 फेरस आयन है और यह 6 फेरिक आयन हुआ। और इस प्रकार से इसे डाइक्रोमेट आयन प्लस 6 फेरस आयन प्लस 14 हाइड्रोजन आयन और 2 क्रोमिक आयन प्लस 6 फेरिक आयन प्लस 7 H2O। इस प्रकार से समीकरण 3 संतुलित समीकरण हुआ। अब तीसरा देखिए, ब्रोमीन प्लस OH आयन और ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड आयन प्लस ब्रोमाइड आयन प्लस H2O समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इस समीकरण की प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या लिखने पर देखें ये समीकरण है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख लिए हैं 0, ऑक्सीजन के -2, हाइड्रोजन का +1, यहाँ पर +5, यहाँ पर ऑक्सीजन -2, इसका -1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2 है। अब लिखेंगे ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि देखते हैं, यहाँ 0 से 5 हो रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 ब्रोमीन है इसलिए 2 से गुणा है, यानी कुल वृद्धि 10 इलेक्ट्रॉन की हुई। तब वृद्धि होता है तो ऑक्सीकरण कहलाएगा, ऑक्सीकरण क्रिया करने वाला पदार्थ अपचायक कहलाता है। और यहाँ पर देखिए ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है इस समीकरण में, यहाँ 0 से माइनस हो रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी और यहाँ पर 2 है इसलिए 2 से गुणा है, यानी कुल 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। तक ऑक्सीकरण संख्या में कमी है तो अपचयन है, अपचयन क्रिया करने वाला पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाएगा। अब ऑक्सीकरण संख्या में हुई कुल कमी और कुल वृद्धि को बराबर करने के लिए अपचायक में 1 से तथा ऑक्सीकारक में 5 से गुणा करेंगे और गुणा करके इन समीकरणों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 1 Br2 यहाँ पर और 5 Br2 यानी, और इससे ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड आयन, इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 है तो 2 से, तो 2 ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड आयन, 5 Br2 है, 5 से गुणा किए हैं, यही ऑक्सीकारक अपचायक दोनों का काम कर रहा है तो 5 Br2, तो इसे 10 यहाँ पर भी होना चाहिए तो 10 ब्रोमाइड आयन लिखे हैं और इसको ऐड किए हैं, जोड़े हैं तो 6 Br2, तो यह हो गया 2 ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड आयन प्लस 2 ब्रोमाइड आयन। इसको छोटा रूप में करने के लिए 2 से भाग देते हैं तो 3 Br2 एरो ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड आयन प्लस ब्रोमाइड आयन। यदि इसमें नियम है कि यदि समीकरण अभी भी संतुलित नहीं है तो अनुमान विधि द्वारा संतुलित करते हैं। अनुमान विधि के लिए आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरणों को संतुलित करने में हम नियम लिखवाए हैं। चौथा का बी क्षारीय के लिए, तो क्षारीय माध्यम के लिए H2 उधर जोड़ते हैं जिधर ऑक्सीजन की अधिकता होती है। तो देखिए इसमें 3 ऑक्सीजन अधिक है इसलिए 3 H2O जोड़ दिए हैं।
तो हाइड्रोजन बढ़ गया 6, तो विपक्ष में 6 OH आयन लिखेंगे और इस प्रकार से संतुलित यह समीकरण हुआ। अब चौथा देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट प्लस फेरस सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल आयरो पोटेशियम सल्फेट प्लस मैंगनीज सल्फेट प्लस फेरिक सल्फेट प्लस H2O। समीकरण नंबर 1 माने इस समीकरण की प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या लिखने पर देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट प्लस फेरस सल्फेट प्लस H2SO4 आयरो पोटेशियम सल्फेट प्लस मैंगनीज सल्फेट प्लस फेरिक सल्फेट प्लस H2O में इनकी ऑक्सीकरण संख्या देखिए, पोटेशियम का +1, मैंगनीज की +7, ऑक्सीजन की -2, इसमें Fe +2, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2, पोटेशियम का +1, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2, इसमें +2, इस +6 -2 +3 +6 -2 +1 और -2 है। यहाँ पर देखें मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या में कमी कितनी है, 7 से 2 रहा था, अर्थात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अपचन क्रिया करने वाला पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाएगा। यहाँ पर देखें कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या में 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि है तो ऑक्सीकरण क्रिया करने वाला पदार्थ अपचायक कहलाएगा। अतः इस अभिक्रिया में ये ऑक्सीकारक है और ये अपचायक है। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए क्रमबद्ध देखें। पोटेशियम परमैंगनेट से मैंगनीज सल्फेट में पहले मुख्य परमाणु को संतुलित करेंगे जिसके ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन है। यहाँ पर देखें +7 से +2 हो रहा है, तो पहले मैंगनीज को संतुलित करेंगे, इसलिए क्रमबद्ध बताए हैं। देखें मैंगनीज 1 है तो इधर भी 1 है। अब देखें फेरस सल्फेट में इसमें 5 से गुणा किया है, यह अपचायक है, तो इधर भी 5 ही होना चाहिए, अर्थात 5 यहाँ पर लोहा है तो यहाँ पर भी 5 होने के लिए 2.5 यानी 5/2 से गुणा करेंगे और इसको पूर्णांक में बदलने के लिए इस पूरे समीकरण में 2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2KMnO4 + 10 FeSO4 आयरो 2MnSO4 + 5 फेरिक सल्फेट। अब इसके बाद अभी भी समीकरण संतुलित नहीं है तो अनुमान विधि द्वारा संतुलित करते हैं। तो देखेंगे कि पोटेशियम किस रूप में अलग होता है, तो समीकरण नंबर 1 का सहारा लेते हैं। समीकरण नंबर 1 देखें, पोटेशियम सल्फेट के रूप में अलग होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे K2SO4। अब सल्फेट को कैलकुलेट करेंगे। देखें दाईं ओर सल्फेट 1, इधर 2, 1 3 हुआ, इधर 5 3 15, तो 15 और 2 17 और 1 18, इधर कितने हैं 10 है, तो 10 सल्फेट है, तो इधर 8 सल्फेट और चाहिए। तो मिलान करेंगे कि 8 सल्फेट किस रूप में है, तो समीकरण 1 का सहारा लेंगे। तो देखें यह सल्फेट बाईं ओर सल्फेट H2SO4 के रूप में है, इसलिए इधर 8 H2SO4 लिखेंगे और इस प्रकार सल्फेट भी संतुलित हुआ। अब इधर दाईं ओर देखेंगे कि हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो रहा है। अब समीकरण 1 से मिलान करेंगे कि हाइड्रोजन देखेंगे H2O के रूप में अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 8 हाइड्रोजन 8 दूना 16 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 8 H2O लिखेंगे और इस प्रकार यह 2KMnO4 + 10 FeSO4 + 8 H2SO4 आयरो K2SO4 + 2MnSO4 + 5 फेरिक सल्फेट + 8 H2O। अब इस प्रकार यह संतुलित समीकरण हुआ। हेलो स्टूडेंट, ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए उस रेड कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी से जुट जाइए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में। धन्यवाद।